गुड मॉर्निंग बच्चों। कीर्तिदास मुंद्रा बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया है। तो हमारे स्कूल की तरफ से भी ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। आपके पिछले 2 दिनों से क्लासें आ रही हैं। तो आज हम छठी क्लास की एसएसटी की क्लास में पढ़ेंगे। जो एसएसटी का भाग 1 है, प्रथम, वो करवा रही हूँ मैं। पृथ्वी हमारा आवास, यही चल रहा था। इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मानचित्र। आज कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ पढ़ेंगे 4 मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि ग्लोब क्या होता है और उसका क्या महत्व है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। अध्ययन की क्या सीमाएं होती है ग्लोब में? कि ग्लोब तो हर जगह लेके नहीं जा सकते, जबकि बुक आप हर जगह ले जा सकते हो। और भी चीज़ें होती हैं, वो हर जगह ले जा सकते हो। ग्लोब हर जगह कहाँ लेके जाते हो? आपको पता होना चाहिए कि जैसे ग्लोब वाला लेसन आया था तभी मैं ग्लोब लेके आई हूँ। उसके अलावा ग्लोब कब लेके आई थी? उसी प्रकार से जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया था कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होता है, और उसके अलावा कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से महासागर हैं, अपने भारत की लोकेशन उसमें क्या है, भारत के साथ भारत के अन्य पड़ोसी देश से सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये सब मैंने ग्लोब के माध्यम से आपको बताया था। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह मानचित्रों का उपयोग करते हैं। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तब हम किसका उपयोग करते हैं? तब हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या होता है? एक पैमाना मानते हैं और उसका एक चपटी सतह, जैसे पेपर होता है वो क्या होता है? चपटा होता है। लेकिन ग्लोब क्या होता है? गोल होता है। तो एक पैमाना लेते हैं। पैमाना किसको कहते हैं? जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो ये हो गया पैमाना। तो उसी के आधार पर एक बड़े भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या होता है? मानचित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब क्या है, पृथ्वी तो हमारी गोल है, लेकिन उसको पूरी पृथ्वी गोलाकार आकृति को पूरी तरह से चपटा करना क्या संभव है? नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों की आवश्यकताओं के लिए। अब हमारी एक तो आवश्यकता होती है नहीं है, हमारी अलग कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है। इसलिए हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होता है? मानचित्र बनाए जाते हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र या कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। कुछ मानचित्र होते हैं वो एक छोटे क्षेत्र, जैसे पूरे विश्व में छोटा क्षेत्र क्या हो गया? भारत छोटा क्षेत्र हो गया, श्रीलंका छोटा क्षेत्र हो गया, या पूरे भारत में राजस्थान एक छोटा क्षेत्र हो गया। वैसे तो राजस्थान, आप बोलोगे मैडम आपने ही तो बताया था कि राजस्थान वो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन हुआ तो एक छोटा, भारत का एक छोटा सा भाग ही हुआ। तो ये कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। तथ्य किसको कहते हैं? तथ्य होते हैं जैसे कौन सी फसल कहाँ होती है, कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है, कौन सा पहाड़ कहाँ स्थित है, तो ये सब चीज़ें होती है, छोटे तथ्यों को दर्शाते हैं। कुछ मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह में तथ्य हो सकते हैं, जबकि कुछ मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। अब एटलस किसको कहते हैं? एटलस होता है कि कई तरह के मानचित्रों को या अलग अलग देशों के या अलग अलग महाद्वीपों के मानचित्रों को एक साथ जब रख दिया जाता है तब वह एटलस कहलाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींचे गए मापों पर आधारित होते हैं। एटलस क्या होता है? विभिन्न प्रकार के होते हैं और अलग अलग पैमाने मानकर खींचे गए मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों में क्या होती है? ग्लोब की अपेक्षा। अब जैसे मैं ग्लोब में आपको ये तो नहीं बता सकती ना कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादित होती है, या भारत में बाजरा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, उसमें तो भारत छोटा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन मानचित्र में ये
संभव हो पाता है और ग्लोब में यह संभव नहीं हो पाता। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया गया है, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब पहला मानचित्र कौन सा होता है? पहला होता है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों को भौतिक मानचित्रों के अलावा क्या कहा जाता है? उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। पृथ्वी की भौतिक आकृतियाँ हो गई, जैसे पर्वत हो गए, जैसे हिमालय का पर्वत कहाँ है, एटलस पर्वत कहाँ है, रॉकीज पर्वतमाला कहाँ है, अरावली पर्वतमाला कहाँ है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये दर्शाने के लिए जो मानचित्र लिए जाते हैं वो होते हैं भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। दूसरा कौन सा है? राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व अन्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे भारत का नक्शा मंगवाया था, तब आप लोगों ने बोला था ना कि मैडम हमारे पास भारत का राजनीतिक नक्शा है, कौन सा लाना है? तो कुछ बच्चे बोले थे मैडम हमारे पास भौतिक मानचित्र है, कुछ बोल रहे थे राजनीतिक मानचित्र है। ये देख लो, ये दोनों तरह के मानचित्र अब आपके सामने आ गए। राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? जहाँ राज्यों, नगरों, उनकी भी बारे में बताया गया होता है। साथ ही क्या होता है, उनके अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं उन देशों से या राज्यों से लगने वाली सीमाओं का भी उल्लेख किया जाता है। अब है अगला थीमेटिक मानचित्र। तीसरा क्या है? थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के आदि वितरण को दर्शाने वाले सॉरी बच्चों, अभी थोड़ा जुकाम की वजह से गला खराब हो रखा है, तो एक दो जगह वीडियो हिल रहा है, तो इसको थोड़ा समझिए, मेरी मजबूरी, ठीक है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन या उद्योगों से के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र आदि इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें यह दर्शाया जाता है कि इनमें विशेष प्रकार की जो आप लोगों ने गणित में किया होगा कि आधा भाग काला है, आधा भाग सफ़ेद है, या आधे पे चेक बनी हुई है, आधों पे लाइनिंग बना रखी है सर ने। तो इस तरह के जो होते हैं वो वाले मानचित्र जो होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्र के कितने घटक है? मानचित्र के 3 घटक है। पहला घटक है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। तो आज हम पहला पढ़ेंगे मानचित्र में दूरी। दूरी किसको कहते हैं? पहला है मानचित्र का एक आरेखण होता है। आरेखण यानी कि किस प्रकार से बना होगा, जो कि उसके पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। दूरी मानचित्र का एक आरेखण होता है। आरेखण यानी कि चारों ओर की बाउंड्री, जो कि पूरे विश्व या इसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। जो छोटा कर एक कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। आपने विश्व का मानचित्र बना था ना, तो वो क्या था? एक छोटा सा कागज ही था। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा श्रीलंका, आपने कहा था मैडम ये बिंदी की तरह इतना सा छोटा है क्या श्रीलंका? तो ये क्या हो गया? छोटा सा हो गया। लेकिन वास्तव में क्या श्रीलंका इतना ही छोटा है? नहीं, श्रीलंका तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन भारत की अपेक्षा तो छोटा है। तो वो मानचित्र में कैसे दिखाया जाता है? एकदम छोटा सा, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी बनी रहे। अगर किसी के बीच में मान लो कि 10 किलोमीटर की दूरी है, तो जब मानचित्र बनाया जाता है तो वो दूरी है वो पैमाने के हिसाब से तय करके कि भाई 1 किलोमीटर बराबर कितनी दूरी होगी। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर की दूरी है, तो भारत और अफ्रीका के बीच में जो दूरी होगी वो उसमें उस हिसाब से उतने सेंटीमीटर करके दी जाएगी। और यह तभी संभव है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की दूरी को व्यक्त करती हो। कागज की एक छोटी दूरी जो बड़ी दूरी को है वो व्यक्त करती है। इसलिए उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। उद्देश्य के लिए क्या चुना जाता है? एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी, पैमाना स्थल पर क्या होती है? वास्तविक दूरी।
मानचित्र पर दी गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 सेंटीमीटर। या उदाहरण के लिए आपके विद्यालय से आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। अगर आपके घर से आपका विद्यालय या आपकी स्कूल कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी पर व्यक्त किया गया है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको व्यक्त किया गया है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? इसका अभिप्राय हो गया कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर ये आपको दर्शाया जाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब क्या होता है, पैमाना जो होता है वो मानचित्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है, अगर आपको पैमाना मारना आता है, तो आप मानचित्र के लिए दिए गए किसी भी 2 स्थलों के बीच की दूरी का पता आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको पैमाना मारना आता है तब तो आप किसी भी चीज़ 2 स्थानों के बीच की दी गई दूरी को एकदम से एग्जैक्ट बता सकते हो कि भी अगर ये पैमाना माना जाए तो वो इससे कितनी दूरी पे बनाया जाए कि मानचित्र एकदम सही बन जाएगा। अगर आपको पैमाना ही मारना नहीं आता तो फिर आप क्या बनाओगे? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप, बड़ा क्षेत्रफल किसका होता है? महाद्वीपों का ही होता है। भारतीय अफ्रीका का तो नहीं हो सकता। अफ्रीका तो खैर खुद ही एक महाद्वीप है। जब एक छोटे क्षेत्रफल के भाग को जब एक बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या उसके या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे अगर एशिया महाद्वीप को आपको दर्शाना है कि एशिया महाद्वीप अगर एक मानचित्र पर बनाना है, तब आपको पैमाना कैसे मानना पड़ेगा? उसके लिए आपको है कि एशिया का आपको पूरा क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने अक्षांशों में, कितने देशांतरों में। तो उस हिसाब से आपको पहले अक्षांश और देशांतर खींचने पड़ेंगे मानचित्र बनाने के लिए। उसके बाद कि भाई कितने अक्षांशों में स्थित है और कितने देशांतरों में स्थित है, तो उसके बाद से आपको मानचित्र बना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जो पहले आपने अपने घर से स्कूल के लिए जो मानचित्र बनाया था वो तो क्या हो गया? बड़े पैमाने वाले मानचित्र हो गए। और ये क्या हो गए? छोटे पैमाने वाले मानचित्र हो गए। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हो रहे? 500 किलोमीटर, जबकि वहाँ पहले कितना हो रहा था? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जब हम एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपका गांव है, शहर है, या अपना बीकानेर ही देख लो, या अपने आसपास का मोहल्ला है, सर्वोदय बस्ती मान लो, या कोठारी हॉस्पिटल के आसपास का वाला एरिया देख लो, या अपने स्कूल के आसपास वाला बस स्टैंड वाला एरिया देख लो। अगर इसको आपको दर्शाना है तब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम बड़ा पैमाना यूज करेंगे। जैसे स्थल पर 500 किलोमीटर की दूरी को स्थल से 500 मीटर की दूरी पर मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार के जो पैमाने होते हैं वो कौन से पैमाने होते हैं? वो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा क्या करते हैं? वो अधिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। क्यों? क्योंकि पैमाना छोटा होगा तो आसपास की सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अब आपको अपने स्कूल से घर के लिए जो रास्ता बताया गया उसको आप अगर उसके पैमाने के हिसाब से चलोगे तो आप आसपास बता सकते हो कि जैसे सर्वोदय बस्ती से जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये बता सकते हैं कि बड़ा पैमाना है, तो बड़े पैमाने के लिए हिसाब से तो अब बीच में क्या क्या आता है? तिरुपति अपार्टमेंट आता है, बीच में सरस डेयरी का बूथ आता है, और बीच में ये देखो इधर एक ग्लास की दुकान है वो आती है, बीच में एक हंसदैन चैरिटेबल ट्रस्ट आता है। जो सर्वोदय बस्ती वाले बच्चे हैं वो ये बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या क्या आता है। जबकि बड़ा पैमाना होगा तब आप ये कुछ भी नहीं दर्शा सकते। बीच में 2 पेड़ एक साथ आते हैं या 2 अलग अलग पेड़ है, वो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, ये है। अब है दूसरा जो पार्ट है कि मानचित्र बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? दिशाओं की जानकारी मैंने आपको दी थी। तो इधर देखो बच्चों, ये आपको यहाँ एक दिशा के बारे में बता रखा है कि दिशा
अब मैंने हमेशा ही कहा था कि मानचित्र जब भी बनाओ, मानचित्र बनाओ, किसी भी चीज़ का नक्शा बनाओ, तो सबसे ऊपर क्या आती है? सबसे ऊपर आती है उत्तर दिशा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ऊ, उसके नीचे क्या आती है? दक्षिण। ठीक है। और उसके बाद मैंने उस दिन भी ब्लैक बोर्ड की तरफ करके बताया था कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो अपने सर की तरफ क्या आएगा? आपके सर की तरफ आएगा उत्तर दिशा, और आपके पैरों की तरफ क्या आएगी? दक्षिण दिशा। इसके अलावा आपका जो राइट हैंड होगा, यानी कि सीधे हाथ की तरफ क्या आएगा? पूर्व दिशा, और उल्टे हाथ की तरफ क्या आएगी? पश्चिम दिशा। हो गया क्लियर? या दोबारा? जैसे चलो दोबारा करती हूँ। क्या हो गया? आप जब मानचित्र बनाते हो तो हमेशा अपने जो सर है उसकी तरफ क्या लिखोगे? उसकी तरफ लिखोगे उत्तर दिशा, और अपने पैरों की जो स्थिति है नीचे की तरफ क्या लिखोगे? दक्षिण दिशा। उसके बाद अपने राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ क्या लिखोगे? पूर्व दिशा, और उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखोगे? पश्चिम दिशा। ये क्या हो गया? ये हमारे मानचित्र को बनाने के लिए दिशा का मापक हो गया। अब इन चारों दिशाओं के बीच की जो दिशाएं होती है उनको कहा जाता है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व। अब आपको ये जो दिशा वाला है, प्रधान दिग्बिंदु वाला, ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करके रखोगे पेंसिल से। इसके अलावा एक ये दिशा सूचक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं कॉम्पैक्स। कॉम्पैक्स बोलते हैं ना, कई बच्चे कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। तो ये दिशा सूचक यंत्र होता है। अब आते हैं दिशा पे कि भी दिशा क्या होती है। दिशा अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। ऊ यानी कि पूरा ऊ अगर लिखो तो उत्तर हो गया, और शॉर्टकट में इसको लिखोगे तो ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, और इसके बीच की 4 दिशा है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगे। अब है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र का तथा खेल का मैदान किस दिशा में है। ऊपर ये वाला चित्र देखो, इसमें लिख रखा है विकास का घर। विकास के घर से अब वो क्या पूछ रहा है कि सामुदायिक केंद्र ये रहा। तो सामुदायिक केंद्र यहाँ से ऊपर जाओगे तो कौन सी दिशा में होगा? सामुदायिक केंद्र होगा उत्तर की दिशा में। और खेल का मैदान क्या हो गया? उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ हो गया। ये दिशा इधर तिरछी जाएगी ना, तो ये उत्तर और पूर्व हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? दुकानें विद्यालय से किस दिशा में? दुकानें, आप इसमें देखो दुकानें कहाँ बनी हुई है? दुकानें इधर बनी हुई है, तो ये क्या हो गई? दक्षिण और पश्चिम। ये दक्षिण दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई, तो इन दोनों के बीच में स्थित है। तो ये क्या कहाँ हो गई? दक्षिण और पश्चिम के बीच में स्थित हो गई। अब है इस दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसमें एक प्रकार का चुंबक यानी कि मैग्नेट लगा होता है, और इसकी दिशा हमेशा कहाँ रहती है? इसकी दिशा हमेशा उत्तर या दक्षिण की तरफ रहती है। प्राय तो ये क्या किस तरफ रहती है? उत्तर दिशा की तरफ रहती है। ठीक है, थैंक यू।